Hello guys, my name is Kuldeep. Today we are going to discuss about interview question of SAP ML. First of all, मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल ERP स्कूल में। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने इंटरव्यू के क्वेश्चन जो SAP ML में पूछे जाते हैं जनरली। तो मैं उनको एक्सप्लेन भी कर दूंगा साथ के साथ, और हम इसमें देखेंगे कि हम अपनी कितनी बड़ी से बड़ी बात को हमें अपने छोटे वर्डों में एक्सप्रेस करके कैसे शो करना है और कैसे हमें एक एग्जैक्ट आंसर देना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम इन क्वेश्चन के लिहाज से समझने की कोशिश करेंगे कि किसी भी क्वेश्चन का जवाब किस तरीके से देना चाहिए। तो मैं आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों ही शो करूँगा। मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन नहीं बताऊँगा और उनमें कोई डाउट नहीं रखूँगा कि आप खुद से प्रिपेयर करो। आप चाहो तो उन क्वेश्चन को लिख सकते हो, चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हो और उनको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। और प्रिपेयर करने के साथ साथ आप उन पर अच्छे से याद करके उनका कमांड बना सकते हो, ताकि आपको जब भी आप इन फ्यूचर कोई इंटरव्यू आप देने जाएं तो आपको उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिले। ठीक है, तो हम ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए अपने पार्ट पर आते हैं। तो मैं पहला क्वेश्चन आपको शो करता हूँ। ये है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन व्हाट इज SAP MM। ठीक है, तो आप सभी के दिमाग में बहुत सारे इसके रेस्पेक्ट में जवाब बन रहे होंगे, और आपके जवाब भी ऐसा नहीं है कि गलत होते हैं, बट हम क्या है, हम घुमा फिरा के जवाब दे रहे होते हैं और घुमा फिरा के जवाब देने पर थोड़ा कंफ्यूजिंग आंसर होने लगता है। तो हमें अपने कम शब्दों में वो एग्जैक्ट वर्डिंग बोलनी है जिससे सामने वाले पर्सन पर एक अच्छा इंप्रेशन पड़े। क्योंकि आपके आंसर अगर कंफ्यूजिंग जाएंगे तो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ना, और दूसरी चीज़ आप किसी आंसर को छोड़ रहे हैं तो उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ना, दोनों ही बातें हैं। तो यहाँ आपको क्या देखना है कि आप या तो इनको अच्छे से याद कर लें या फिर कम से कम समझ लें, तो आप अपने वर्डिंग में भी इसको अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ कि SAP MM क्या है। तो SAP MM इज ए फंक्शनल मॉड्यूल। आपने देखे होंगे कि मॉड्यूल आपके दो तरीके के हैं, फंक्शनल मॉड्यूल है, टेक्निकल मॉड्यूल है। ठीक है, अगर नहीं पता है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं कि उनको नहीं पता है, तो मैं इस चीज़ की अलग से वीडियो बनाकर मैं इन चीज़ को भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि फंक्शनल मॉड्यूल क्या होते हैं और टेक्निकल मॉड्यूल क्या होते हैं। ठीक है, तो जो हमारे ये SAP MM क्या है, फंक्शनल मॉड्यूल है इन SAP, जो डील करता है किसके साथ, प्रोक्योरमेंट हैंडलिंग के साथ और मटेरियल मैनेजमेंट के साथ। ठीक है, हमने अपनी छोटी सी लाइन में अपना पूरा डिस्क्राइब कर दिया कि SAP MM प्रोक्योरमेंट के लिए पूरी हैंडलिंग करता है और मटेरियल की मैनेजमेंट के लिए पूरी हैंडलिंग करता है। ठीक है, दूसरी लाइन हमने ये बोल दी कि द MM मॉड्यूल कंटेन्स मास्टर डेटा, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन एंड ट्रांजैक्शन टू कंप्लीट द प्रोक्योरमेंट साइकिल। प्रोक्योरमेंट साइकिल में से P2P साइकिल और प्रोक्योरमेंट टू पे प्रोसेस। ठीक है, तो इस पूरे प्रोक्योरमेंट प्रोसेस की बात अभी नेक्स्ट एक क्वेश्चन में आएगी भी, अगर किसी को नहीं पता है। मैं P2P साइकिल वैसे सबको पता है, पता होना चाहिए अगर हम इंटरव्यू के क्वेश्चन की बात करके चल रहे हैं। और MM मॉड्यूल, क्योंकि MM मॉड्यूल पूरा प्रोक्योरमेंट प्रोसेस पे ही बेस्ड होता है। हमारा पूरा प्रोक्योरमेंट प्रोसेस MM मॉड्यूल ही डील करता है। तो पूरे प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को कंप्लीट कराने के लिए सिस्टम की सारी कॉन्फ़िगरेशन जो हम करके आते हैं बैकग्राउंड में, जो मास्टर डेटा की कॉन्फ़िग करते हैं और हम जो परचेज डॉक्यूमेंट की कॉन्फ़िग करते हैं, इससे रिलेटेड और भी अदर जो कॉन्फ़िग करते हैं, वो सारी कॉन्फ़िग हमने वन लाइन में हमने डिस्क्राइब करके बता दी कि क्या होगी। सिस्टम की कॉन्फ़िग करना, मास्टर डेटा की कॉन्फ़िग करना, और जो क्या कंप्लीट करता है ताकि हम प्रोक्योरमेंट साइकिल को इजीली रन करा सकें। तो ये पूरा काम किसका रहता है, SAP MM मॉड्यूल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एसेंशियल कंपोनेंट इन SAP MM। जैसे अभी मैंने आपको प्रोक्योरमेंट
P2P साइकिल के जो स्टेप मैं बता रहा था कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताऊँगा, तो ये वो प्रोक्यूरमेंट साइकिल के एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं। आपको कभी-कभी क्या रहता है कि क्वेश्चन भी इस तरीके से रहता है कि आपको आंसर तो पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि क्या ये क्वेश्चन का ये आंसर है, ठीक है? तो वो चीज़ें भी आपको धीरे-धीरे पता चलती रहेंगी, तो इसके लिए भी आपको हमेशा जुड़े रहना पड़ेगा कि आपको हमेशा 1-2 क्वेश्चन इस तरीके से मिल जाएँगे कि अरे! इसका आंसर तो ये है, ये तो हमें पता है बट इस तरीके से इसका आंसर हमें ये करना था, तो ये चीज़ें हमें इतनी नहीं पता होती हैं। तो हमें वो सारी चीज़ें भी अपनी वर्कआउट करनी है कि कितनी क्या चीज़ें हमें पता है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इस आंसर के कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है? इसका जैसे और भी हम पूछ सकते हैं कि P2P साइकिल क्या होता है, ठीक? या फिर जैसे अभी पीछे जो लिखा हुआ था प्रोक्यूरमेंट टू पे प्रोसेस, व्हाट इज़ प्रोक्यूरमेंट टू पे प्रोसेस? तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से अलग-अलग बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इस आंसर के लिए। तो ये पूरे उसके स्टेप हैं या इसको एसेंशियल कंपोनेंट्स बोल सकते हैं या P2P साइकिल के स्टेप्स बोल सकते हैं, ठीक है? कि पहले हम पूरे रिक्वायरमेंट की डिटर्मिनेशन करते हैं, फिर उस रिक्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में सोर्स की डिटर्मिनेशन करते हैं। सोर्स यानी आप समझ रहे हैं वेंडर की, फिर वेंडर का सिलेक्शन करते हैं, फिर सिलेक्शन करने के बाद ऑर्डर प्रोसेस में आता है, मतलब परचेज़ ऑर्डर बनता है, पीआर बनती है, ये सारे परचेज़ ऑर्डर जितने भी परचेज़ डॉक्यूमेंट जितने रिस्पेक्टिव होंगे, वो बनते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद उसका फ़ॉलो-अप होता है। ठीक, फ़ॉलो-अप होने के बाद हम गुड्स रिसीव करते हैं, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, पूरा इन्वेंटरी मैनेजमेंट होता है उसका और उसके बाद हम इनवॉइस रिसिप्ट यानी कि इनवॉइस वेरिफिकेशन देते हैं, ठीक? तो ये इसके एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन व्हाट आर द टाइप ऑफ स्पेशल स्टॉक अवेलेबल? आपने जब भी तो जितना भी स्टॉक अभी मेंटेन कर रहे हो, ठीक है? तो वो कौन-कौन, किस-किस टाइप का स्टॉक है, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। सपोज़ अभी आप जितने भी परचेज़ ऑर्डर बना रहे हैं, तो आप परचेज़ ऑर्डर बनाने से पहले मास्टर डेटा में जब इन्फो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, ठीक है? इन्फो रिकॉर्ड मेंटेन करते हुए इन्फो रिकॉर्ड में वहाँ पर आपको वो शो करता है कि इन्फो रिकॉर्ड जो आपका बन रहा है, वो किसके बिहाफ़ पे बना रहे हो? आप स्टैंडर्ड के बिहाफ़ पे बना रहे हो, सब कॉन्ट्रैक्टिंग के बिहाफ़ पे बना रहे हो, कंसाइनमेंट के बिहाफ़ पे बना रहे हो या पाइपलाइन के बिहाफ़ पर बना रहे हो, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन रहती हैं। तो जब आप यहाँ पर परचेज़ ऑर्डर बना रहे होते हो, तो परचेज़ ऑर्डर में भी आइटम कैटेगरी में ये चीज़ें मेंशन होती हैं कि अगर आप सब कॉन्ट्रैक्टिंग बता रहे हो, तो वहाँ आइटम कैटेगरी आप एल लेकर चलते हो, ठीक है? कंसाइनमेंट के रेस्पेक्ट में बना रहे हैं, तो आप के लेके चलते हो, ठीक है? इसी तरीके से ये सारे प्रोसेस चलते हैं, तो ये सारे प्रोसेस क्या रहते हैं, स्पेशल टाइप की प्रोक्यूरमेंट होती है। तो स्पेशल टाइप की प्रोक्यूरमेंट, स्पेशल टाइप का स्टॉक अवेलेबल वहाँ पर कराता है। आपके मीगो करते समय वो स्टॉक अवेलेबल जो होता है, वो स्पेशल स्टॉक अवेलेबल होता है। तो ये आपको वही चीज़ें हैं कि आप जो स्पेशल अगर प्रोक्यूरमेंट कर रहे होगे, स्पेशल प्रोक्यूरमेंट करते हुए जो स्टॉक अवेलेबल करा रहे होगे, उनसे जो स्टॉक मेंटेन हो रहा है, वो सारा स्पेशल स्टॉक है। तो द टाइप ऑफ स्पेशल स्टॉक अवेलेबल, सब कॉन्ट्रैक्टिंग, कंसाइनमेंट, प्रोजेक्ट, पाइपलाइन, सेल्स ऑर्डर, स्टॉक ट्रांसफर, रिटर्नेबल पैकेज विद कस्टमर, ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपके स्पेशल स्टॉक अवेलेबल की हैं, ठीक? और अगर आप देख रहे हो कि जो आपका स्टॉक अवेलेबल होता है, वो स्टोरेज पे शो नहीं करता, वो आपके कंपनी कोड पर शो करता है, ठीक है? जो आपके नेक्स्ट लाइन में आपकी शो हो रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन इससे और जनरेट होता है, जैसे कभी पूछते हैं कि आपका जो स्टॉक अवेलेबल स्टॉक है, ये सॉरी अवेलेबल स्टॉक के बारे में नहीं होता है। अगर आपकी कंसाइनमेंट या स्पेशल जो प्रोक्यूरमेंट होती है, स्पेशल प्रोक्यूरमेंट के लिए आपका कौन-सा किस टाइप के परचेज ऑर्गेनाइजेशन यूज़ होती है, तो वहाँ पर स्पेशल परचेज ऑर्गेनाइजेशन यूज़ होती है, ठीक है? अगर आपका परचेज ऑर्गेनाइजेशन स्पेशल परचेज ऑर्गेनाइजेशन से असाइन्ड है, तब आपका ये स्टॉक पॉसिबल हो पाता है, अदरवाइज़ नहीं। तो उसका फिर मैं किसी और वीडियो में एक और उसका क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके दिखा दूँगा। अगर आप यहाँ से ध्यान रहे, आपको वो चीज़ पता है, तो आप मेरी बात को समझ पाए होंगे, अगर नहीं पता है, तो आप कोई नहीं, इग्नोर कर सकते हैं। किसी और वीडियो में आपको मैं वो चीज़ एक्सप्लेन करूँ, मुझे यहाँ पे ध्यान आ गई थी, तो मैं वो चीज़ एक्सप्लेन करने लगा, बताने लगा कि जो हम
परचेज ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व होता है स्पेशल प्रोक्यूरमेंट में, वो हमारा स्पेशल परचेज ऑर्गेनाइजेशन से असाइन होता है कॉन्फ़िगरेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट फील्ड इन परचेजिंग व्यू। अभी परचेजिंग व्यू में आपके कौन कौन से फील्ड हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं, ये उनकी हैं। तो ये तो सबको अधिकतर पता है, उनमें से आप बोल सकते हैं जैसे बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ऑर्डर यूनिट, परचेज ग्रुप, मटेरियल ग्रुप, वैलिड फ्रॉम, टैक्स इंडिकेटर फॉर मटेरियल, मैन्युफैक्चर्ड पार्ट। तो जो जितनी भी चीज़ आपको ध्यान आ पा रही है मैक्सिमम आप उतनी बता सकते हैं, ठीक है। इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं जाता है कि आप कम बता रहे हो, ठीक है। आप लगभग 4 से 5 तो आप उसकी वो बताइए कि कितनी कितनी जो फील्ड हैं, 4 से 5 फील्ड आपकी। लेकिन इतना ध्यान रखिए कोई भी गलत मत बताना कि आप किसी और व्यू की आप परचेजिंग व्यू में बता रहे हो। आप कम बता दो वो चलेगा, बट ये मत बताओ कि किसी और व्यू का आपने यहाँ बता दिया। कंफ्यूजन अगर एक भी जा रहा है तो उसको बिल्कुल हटा दो, और आपको सही आंसर करना है, चाहे कम आंसर करना है। आपका नेगेटिव में नहीं जाना चाहिए कि तुक्के मारने वाला बिल्कुल नहीं चलेगा। तो आप चाहे इसमें कम आंसर कीजिए, लेकिन आप एग्जैक्ट आंसर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ हाउ यू कैन लिंक अ डॉक्यूमेंट टू अ वेंडर मास्टर। ये क्वेश्चन में भी देखने में थोड़ा ऐसा लगे पता नहीं क्या पूछा गया है, लेकिन एक सिंपल सा इसका आंसर होता है, दैट इज एक्स के जीरो। हम किसी भी डॉक्यूमेंट को हम वेंडर मास्टर से कैसे लिंक कर रहे हैं, मतलब सिंपल कहने का मतलब वेंडर मास्टर क्रिएट कैसे किया जाता है, इसका एक क्वेश्चन का कहने का ये मतलब है, ठीक है। तो वेंडर मास्टर हम कैसे क्रिएट करते हैं, एक्स के 01 से, या आप लॉजिक वो पाथ बता सकते हैं उसका, नेविगेशन पाथ जो आपका लॉजिस्टिक और मटेरियल मैनेजमेंट, परचेजिंग, मास्टर डेटा, वेंडर सेंट्रल, एक्स के 01 और क्रिएट, ठीक है। नेक्स्ट है मेंशन व्हाट आर द डेटा कंटेन इन द इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड। आप इसको इन्फो रिकॉर्ड भी बोल सकते हो। तो इसका मेनली आप जो इसका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से बनाकर या आंसर को इस तरीके से बनाकर रिप्रेजेंट कर सकते हो कि आप उसके जो ऊपर के जो उसके प्री रिक्विजिट्स आते हैं, जैसे मटेरियल, वेंडर, प्लांट, परचेज ऑर्गेनाइजेशन, तो इन चारों के रेस्पेक्ट में आप उसकी प्राइसिंग की कंडीशन और परचेजिंग की कंडीशन और प्राइस को मेंटेन करते हैं, ठीक है। या फिर ये आंसर आप इस तरीके से भी दे सकते हो, द इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कंटेन्स डेटा रिलेटेड टू द यूनिट ऑफ मेजरमेंट सच एज प्रोडक्ट्स, वेंडर प्राइस, material used by specific vendor etc. It also contains information on the tolerance limits। आप उसमें देखते होंगे टॉलरेंस लिमिट, अंडर टॉलरेंस, ओवर टॉलरेंस, ये सारी चीज़ें हम मेंटेन करते हैं, ठीक है। प्लान डिलीवरी टाइम, अवेलेबल स्टेटस ऑफ फॉर गुड्स या वेंडर इवेल्युएशन डेटा, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर मेंटेन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं कि प्लान डिलीवरी टाइम क्या होना चाहिए, अवेलेबल स्टेटस फॉर गुड्स क्या क्या होना चाहिए, टॉलरेंस लिमिट्स क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें वहाँ की एसेंशियल होती हैं। और ये सारी प्राइसिंग के लिए प्राइसिंग की कंडीशन, परचेजिंग कंडीशन सारी ज़रूरी होती हैं, ठीक है। तो इस अपनी सारी इंफॉर्मेशन या अपनी बातों को कम लाइन में कंटेन करके आप वहाँ पर बोल पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन व्हाट इज द ट्रांजैक्शन कोड यूज्ड टू एक्सटेंड द मटेरियल व्यू। तो मटेरियल व्यू को एक्सटेंड करने के लिए आप क्या करते हो, ठीक है। आपने जो किया है आप उसको देख सकते हैं, नहीं तो आप MM50 की कोड यूज करके भी उसको एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन हाउ यू चेंज द स्टैंडर्ड प्राइस इन मास्टर डेटा। इस क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट वाइज समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल होगा कि पहली चीज़ ये कि स्टैंडर्ड प्राइस आप चेंज कर सकते हो या नहीं, और अगर आप चेंज कर सकते हो तो कैसे करना है। तो पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक्सप्लेन करने का मतलब क्या है, जैसे आप
तो अभी मटेरियल मास्टर जब हम मेंटेन करते हैं तो उसके अकाउंटिंग वन व्यू में जब हम प्राइस को मेंटेन करते हैं तो वहाँ पे प्राइस कंट्रोल का जो ऑप्शन होता है जिसमें आपका प्राइस स्टैंडर्ड प्राइस और स्टैंडर्ड प्राइस के लिए एस और मूविंग प्राइस के लिए वी सिलेक्ट करते हैं। तो ये वहाँ से है एक क्वेश्चन। स्टैंडर्ड प्राइस आप ये पूछ रहा है स्टैंडर्ड प्राइस में क्या वो इसको चेंज कर सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहला तो यही है कि अगर वो पूछता है कि क्या हम उसको चेंज कर सकते हैं तो आंसर यही रहता है कि नो। ठीक है, क्योंकि अगर हमने स्टैंडर्ड वहाँ पर वहाँ सिलेक्ट कर दिया है तो फिर वहाँ पे स्टैंडर्ड ही हमेशा रहता है। फिर आप कोई भी प्रोक्यूरमेंट कर रहे हो तो फिर वो चेंज नहीं होता, वहाँ पर स्टैंडर्ड ही हमेशा ऑल हमेशा रहेगा। लेकिन अगर ऐसा है कि कभी इन फ्यूचर उसका प्राइस बढ़ता है और तब उसका प्राइस वहाँ पर चेंज होना चाहिए, तब आप क्या करोगे? उस केस में क्या रहता है, तो आपको ये स्टेप फॉलो करना होगा और उसका ये पाथ होता है कि मटेरियल मैनेजमेंट में वैल्यूएशन, प्राइस डिटर्मिनेशन और उसमें फ्यूचर प्राइस। तो आप फ्यूचर प्राइस वहाँ मेंटेन करके चलोगे तो वहाँ पर आप इसको चेंज कर सकते हो। अदरवाइज ये ऑप्शन नहीं रहता कि फिर आप उसका प्राइस आप चेंज करो। ठीक है, मतलब रियल सिनेरियो में इस तरीके से नहीं रहता कि आप प्राइस को उसको चेंज करो। तो अगर आपको चेंज करना है तो आपको पहले ही वहाँ पे फ्यूचर प्राइस को मेंटेन करके रखना होगा। ठीक है, स्टैंडर्ड वाली सिचुएशन में। तो ये कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी रहता है कि स्टैंडर्ड में आपका प्राइस चेंज का ऑप्शन वैसे नहीं रहता है। अगर आपको उसकी रिक्वायरमेंट है तो आपको फ्यूचर प्राइस वहाँ पे मेंशन करके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके मेंशन फ्यूचर प्राइस मेंशन करने के लिए ये पाथ है जिसके थ्रू आप जाकर उसको मेंटेन कर सकते हो फ्यूचर प्राइस के लिए। तब आपको वहाँ पर चेंज करना चाहिए, अदरवाइज फिर वो चेंज नहीं करना चाहिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सोर्स लिस्ट एंड व्हाट इज द ट्रांजैक्शन कोड फॉर क्रिएटिंग सोर्स लिस्ट। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। एक सटीक सा आंसर अगर आप देते हैं तो बहुत अच्छा इफेक्ट जाता है। तो मेरे हिसाब से ये आंसर आपको ये देना चाहिए, इट इज़ अ अप्रूव्ड वेंडर लिस्ट फॉर अ मटेरियल एट ए प्लांट। ठीक, या आप ये भी बोलते हो अगर टू आइडेंटिफाई सोर्स ऑफ सप्लाई फॉर अ मटेरियल अ सोर्स लिस्ट इज यूज्ड। ठीक, तो ये दोनों आंसर आपके सोर्स लिस्ट के रेस्पेक्ट में है कि सोर्स लिस्ट क्या होती है। ठीक, दूसरा कि सोर्स लिस्ट क्रिएशन के लिए टी कोड किया है तो वो तो बहुत ईजी है, वो आप लोगों को आसानी से पता होगा, ME01। ठीक है, सोर्स लिस्ट क्रिएट करने के लिए ME01, इन्फो रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए ME11, कोटा अरेंजमेंट क्रिएट करने के लिए MEQ1 और मटेरियल मास्टर क्रिएट करने के लिए MM01। और जब वेंडर का भी आपने पीछे देखा ही था, वेंडर मास्टर क्रिएट करने के लिए XK01। इन सभी के मास्टर डेटा के क्रिएशन के मैंने अभी आपको बता दिए कि इनसे आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर क्रिएटिंग अ परचेजिंग इन्फो रिकॉर्ड व्हाट आर द प्रीरिक्विजिट्स। तो जैसे अभी हमने पीछे जो परचेज इन्फॉर्मेशन का क्वेश्चन था उस समय वहाँ पर बताए थे। तो प्रीरिक्विजिट्स क्या क्या है, मटेरियल नंबर या आप मटेरियल मास्टर कह सकते हो, तो वहाँ मटेरियल नंबर का आपको ज़रूरी होता है। ठीक है, प्लांट ज़रूरी है, वेंडर नंबर ज़रूरी है और परचेज ऑर्गेनाइजेशन आपका ज़रूरी है। जब ये चार चीज़ आप वहाँ मेंटेन करोगे तब आप उसका परचेज इन्फो रिकॉर्ड आप बना सकते हो। तो इन चारों के रेस्पेक्ट में आपको क्या मेंटेन करना होता है, इनडायरेक्टली परचेजिंग की कंडीशन और प्राइस। ठीक है, तो यही परचेज इन्फो रिकॉर्ड का मेन पर्पज होता है। तो आशा करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा।